ये कहानी है एक छोटे से गांव हरिपुर की, जहां ईमानदारी और सादगी से लोग जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हर गांव में एक ऐसी कहानियां होती हैं जो हमें जिंदगी का सबक सिखाती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही गांव की है, जहां एक घटना ने सबकी सोच बदल दी और सबको ये बात समझ में आ गई कि नसीब से बड़ा कर्म होता है। इसी गांव में एक चंदन नाम का किसान अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो कड़ी मेहनत करके फसलें उगाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। चंदन बेटा, तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने समय पर दवाई लेने को कहा है और साथ में कुछ अच्छा खाने को भी कहा है। चंदन बेटा, मेरे जोड़ों में भी अब दर्द बढ़ गया है। किसी तरह से तुम पैसों का बंदोबस्त कर दो बेटा, ताकि मैं तुम्हारे पिता का इलाज करवा सकूं। माँ, इस बार जैसे ही फसल अच्छी होगी मैं उन्हें महंगे दामों में बेचूंगा। मैं पिताजी और आपका बढ़िया इलाज करवाऊंगा ताकि आप दोनों पहले की तरह स्वस्थ और खुश रहें। बेटे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक हो जाएं और हम सब पहले की तरह खुशहाल जीवन गुजारें। ठीक है माँ, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। फिर चंदन खेतों की ओर निकल जाता है। वो जानता था कि उसकी परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है, इसीलिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस बार मुझे हर हाल में अच्छी फसल उगानी होगी। अगर फसल खराब हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं दोबारा फसल उगा सकूं। फिर चंदन अपने खेतों में पूरे मन से काम करने लगता है। तभी उसके गांव का एक पुराना दोस्त उसके पास आता है। वो चंदन को खेतों में काम करते हुए देखता है और कहता है, अरे चंदन, इस बार तू तो बड़ी मेहनत कर रहा है। क्या कोई खास वजह है? कुछ नहीं मोहन, मैं बस दोबारा इन बीजों को खेत में बो रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। चंदन, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तुम बीजों को बो रहे हो। तुम्हें तो पता है चंदन, कभी तेज धूप पड़ती है तो कभी तेज बारिश हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे हालात में तुम्हारी फसल उग जाएगी? हाँ, मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है। इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। चंदन पूरे आत्मविश्वास से कहता है। ये कहते हुए वो फिर से अपने कामों में लग जाता है। चंदन की बात सुनकर उसका दोस्त मोहन नाराजगी सा मुंह बनाता है और वहाँ से चला जाता है। चंदन अपने खेतों का काम खत्म करके अपने घर की ओर लौट जाता है। जैसे ही चंदन घर में आता है तो उसकी माँ उसे कहती है, चंदन बेटा, तू आ गया। आज बहुत देर हो गई, तो थक गया होगा ना मेरे बेटे। हाँ माँ, खेतों में आज बहुत काम था। फिर चंदन ने थकान भरी आवाज में अपनी माँ से कहा, माँ, अगर घर में कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। चंदन की माँ ने भारी मन से अपने बेटे की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, बेटा, तू तो जानता है जब से तेरे पिताजी बीमार हो गए हैं तब से हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं। घर को चलाना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जो थोड़े पैसे मेरे पास बचे थे उनसे मैं तेरे पिता की दवा ले आई हूँ। और बेटा, जो रात का बचा हुआ खाना था वही मैंने तुम्हें सुबह दे दिया। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। जब चंदन की माँ उसे सारी बात बताती है तो चंदन का मन बहुत भारी हो जाता है, मगर वो अपनी माँ की मजबूरी समझ रहा था। वो बिना कुछ कहे ही सो जाता है। वो हालात को देखकर भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन इसी तरह से गुजरते हैं, मगर चंदन हार नहीं मानता और अपने माता पिता की देखभाल के लिए वो दूसरों के खेतों में भी काम करने लग जाता है। वो दिन भर कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमाता, जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सके और अपने पिता की दवाइयाँ भी ले सके। साथ में वो अपनी खेतों में उगी हुई फसलों का भी ख्याल रखता था। वो हर हाल में अपनी किस्मत को बदलने की ठान चुका था। ऐ ऊपर वाले, आपकी कृपा से हमारी फसलें बहुत अच्छी उग रही हैं।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा फायदा होगा। चंदन अभी अपने मन में ये बातें सोच ही रहा था कि उसका दोस्त मोहन फिर से आ जाता है। वो चंदन के पास आकर हल्की मुस्कान से कहता है, अरे चंदन, क्या बात है, तो किस सोच में डूबा हुआ है? तभी मोहन की नजर चंदन की फसल पर पड़ती है। अरे वाह चंदन, तेरी फसल तो बहुत अच्छे से उग रही है। सच में दोस्त, तेरा नसीब तो इन दिनों बहुत चमक रहा है। एक तरफ तो दूसरों के खेतों में काम कर रहा है और दूसरी ओर तेरी अपनी फसल बहुत अच्छी उग रही है। हमें ही देख लो, हमारी फसलें तो उगी ही नहीं रही। चंदन यार, ये तो बता, आखिर तुझे ऐसा क्या राज पता है जो हमें नहीं पता? अरे मोहन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सब मेरी मेहनत का नतीजा है। अगर दूसरों के खेतों में काम करने की बात है, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा सकूंगा? अपने माता पिता के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं सब करूंगा। चंदन अभी मोहन से ये बातें कर ही रहा था कि अचानक आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और देखते ही देखते मौसम पूरा बदल जाता है। चंदन और मोहन हैरान होकर आसमान की ओर देखते रहते हैं। कुछ ही लम्हों में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे खेतों की मिट्टी फैलने लगती है और चारों ओर पानी भर जाता है। चंदन की मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि उसकी फसलों के लिए ये बारिश नुकसानदायक थी। मोहन चंदन के खेतों की ये हालत देखकर हल्की मुस्कान के साथ चंदन से कहता है, अच्छा चंदन यार, अब मुझे चलना चाहिए, कहीं ये बारिश और ज्यादा ना हो जाए। तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन चंदन के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। वो मूसलाधार बारिश को देखकर बहुत घबरा जाता है। बारिश इतनी तेज हो जाती है कि खेतों में पानी भरने लगता है। चंदन बेबस खड़ा हुआ ये सब देखता रहता है और कुछ ही देर में उसकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। मैं बर्बाद हो गया, मेरी कई महीनों की कड़ी मेहनत जाया हो गई। मैंने दिन रात इस फसल के लिए मेहनत की थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? ये कहते हुए चंदन भारी मन से अपने घर की ओर चला जाता है। चंदन घर जाकर निराश हो जाता है। तभी चंदन की माँ वहाँ आती है। वो चंदन को निराश देखकर बोलती है, बेटा चंदन, क्या हुआ, तुम निराश क्यों हो? माँ, मेरी सारी मेहनत बर्बाद चली गई। खेतों में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। बारिश ने मेरी फसलों को बर्बाद कर दिया। माँ, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और पिता की दवा लेने के लिए भी कुछ नहीं है। माँ, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। फिर चंदन की माँ उसे समझाने लगती है, बेटा, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा नुकसान है, मगर तू हिम्मत न हार। परेशानियाँ ऐसे ही आती हैं, मगर जो इनसे लड़ता है वही आगे बढ़ता है। माँ, मगर मैं आगे क्या करूँ? मेरे पास तो खेत में दोबारा से फसल लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ, मेहनत करने की ताकत तो है मुझ में, मगर हालात मेरे खिलाफ हैं। बेटा, जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं तो इंसान को और भी ज्यादा मजबूत बनना पड़ता है। तुझे गांव के मुखिया जी के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। अगर कुछ दिनों के लिए तुझे दूसरों के खेतों में काम करना पड़े तो इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। चंदन थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ठीक कह रही हो, मैं कोशिश करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। बेटा, तू बहुत बहादुर है, ऊपर वाला तुझे तेरी मेहनत का जरूर फल देगा। चंदन अगली सुबह एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वो गांव में जाकर काम ढूंढने की योजना बनाता है। चंदन दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और रात को वो अपने खेत की देखभाल करता। धीरे धीरे चंदन की मेहनत रंग लाने लगी। इस बार उसने मौसम को देखकर अपनी फसल को उगाने के नए तरीके सीखे, जिससे उसका नुकसान कम हो। कुछ ही महीनों बाद उसकी फसल पहले से भी बहुत अच्छी उगी थी। जब कटाई का समय आया
तो उसकी फसल ने उसे बहुत मुनाफा दिया। उसने अपने घर के सारे खर्चे उठाए और अपने पिता का इलाज भी करवाया। गांव के लोग चंदन की मेहनत को देखकर हैरान थे। चंदन ने ये साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रात का समय था। अर्जुन अकेला जंगल के रास्ते से होते हुए सुंदरपुर जा रहा था। तभी अर्जुन की नजर सामने एक प्राचीन पेड़ पर पड़ती है, जिसकी लंबी लंबी शाखें जमीन से टकरा रही थी। उसे देखकर अर्जुन अपने आप से बोला, अरे चलते चलते मेरे पैर तो जवाब ही दे गए। क्यों ना इस घने पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। अर्जुन पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि तभी उसके कान में एक आवाज सुनाई दी। तभी उसने देखा कि पीपल के बड़े पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ है, जो उसे ही घूरे जा रहा था। फिर उल्लू ने उससे कहा, मेरा नाम उल्लू है। इस पेड़ के नीचे बैठने से पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जब अर्जुन ने ये देखा कि एक उल्लू इंसान की भाषा में बात कर रहा है, तो वो बहुत घबरा जाता है। अरे क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे तुम तो एक उल्लू हो, तुम इंसान की भाषा में कैसे बातें कर सकते हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? मेरा एक सवाल है, अगर तुम उसका जवाब देते हो तो मैं तुम्हें खजाने का रास्ता बता दूंगा। और हाँ, अगर मेरे सवाल का जवाब ना दे पाए तो मैं तुम्हें पत्थर की मूर्त बना दूंगा। अर्जुन उल्लू की बात सुनकर डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को वहाँ से हिला भी नहीं पा रहा था। अरे वो इंसान, अब तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे। अर्जुन डरते हुए कहता है, अच्छा बताओ क्या सवाल है? तो सुनो, अगर एक तरफ तुम्हें हीरो से भरा हुआ जंगल दिया जाए और वहीं तुम्हें दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा हुआ हो, तो तुम बताओ इन दोनों जंगलों में से कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? अरे उल्लू, मैं तो तुम्हें एक होशियार उल्लू समझता था। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम कितना कठिन सवाल पूछोगे, मगर तुम तो उल्लू हो, इतना आसान सा सवाल पूछा है। अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मैं तो हीरो से भरा हुआ जंगल लेना ही पसंद करूंगा। और क्या मुझे अपनी तरह उल्लू समझा है क्या? अर्जुन का इतना कहना ही था कि एक जादू से वो पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। अगले दिन सुंदरपुर का राजा विक्रम सिंह अपने महल में बेचैनी से टहल रहा था। उसी समय उनकी रानी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ पति जी, आपके माथे पर ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? पत्नी क्या बताऊं, कल दूसरे नगर से मेरा एक गुप्तचर एक संदेश लेकर आने वाला था, मगर वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। तभी राजा का मंत्री वहाँ आ जाता है। महाराज महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ। पहेलियां मत पूछवाओ मंत्री, बताओ हुआ क्या है? महाराज, हमारे गुप्तचर को गांव के लोगों ने जंगल के रास्ते से आता हुआ देखा था। महाराज, जंगल के उसी रास्ते से जिस रास्ते में वो पीपल का घना पेड़ पड़ता है। ये सुनकर राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी दिखाई देने लगी थी। मंत्री, हमारे सल्तनत के लोगों में ये बात फैला दो कि कोई भी शख्स उस जंगल से नहीं जाएगा। फिर मंत्री गांव के लोगों में ये ऐलान कर देता है, राजा का आदेश है कि कोई भी शख्स उस रास्ते से नहीं जाएगा जिस रास्ते में वो घना पीपल का पेड़ आता है। अगर तुम सबके सामने कोई व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा हो तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे रोकेंगे। राजा अपने कमरे में बेचैन खड़ा हुआ था। तभी राजा की बेटी नंदिनी, जो किसी दूसरे राज्य का राजकुमार था, वो राजा से कहता है, महाराज, उस पीपल के पेड़ के बारे में बहुत अफवाहें हैं, मैंने भी सुन रखी हैं। आखिर उस पेड़ का रहस्य क्या है? राजकुमार कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ पर एक उल्लू रहता है जो लोगों से एक अजीबोगरीब सवाल करता है। उसका सही जवाब ना देने पर कई मासूम इंसानों को पत्थर की मूर्ति बना देता है। महाराज, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके नगरवासियों की जान बचाऊंगा। महाराज, मुझे मत रोकिएगा, मैं भी उस उल्लू के सवाल को सुनना चाहता हूँ। तभी राजकुमार की पत्नी नंदिनी अपने पति से बोलती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब मेरे पिता के राज्य के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि मैं आपका साथ दूं।
फिर वो दोनों पति पत्नी प्राचीन पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे क्या बात है, आज तक तो विक्रम सिंह की प्रजा और मूर्ख लोग ही यहाँ आते थे। आज तो उनके दामाद और उनकी बेटी साथ साथ पधारे हैं। क्या बात है, क्या बात है। उल्लू, मैंने सुना है कि तुम यहाँ से जाने वाले यात्रियों से एक अजीब सवाल करते हो और उसका जवाब सही ना देने पर उसे पत्थर का बना देते हो। जी जी राजकुमार, मैं ऐसा ही करता हूँ क्योंकि वो मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, तो तुम मुझसे भी वो सवाल पूछो। मैं भी सुनना चाहता हूँ कि वो कौन सा सवाल है तुम्हारा। बड़े नीडर हो राजकुमार, मुझे लगता है तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। फिर उल्लू ने उन दोनों से वही सवाल किया जो वो वहाँ से निकलने वाले हर यात्री से करता था। सवाल ये है राजकुमार कि तुम्हें एक तरफ हीरो से भरा हुआ जंगल दिया जाए और वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक ऐसा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा हुआ हो। तुम बताओ कि कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे। नंदिनी आहिस्ता से अपने पति से कहती है, पति जी, ये तो बहुत बेवकूफ उल्लू है। कितना आसान सवाल है, इसका जवाब तो आप बहुत आसानी से दे देंगे। जाहिर सी बात है, भला कोई भी इंसान अंधेरे से भरा हुआ जंगल क्यों लेगा? वो तो हीरो से भरा हुआ जंगल ही चुनेगा ना। नहीं नंदिनी, इस सवाल के पीछे कोई ना कोई रहस्य तो जरूर है। फिर राजकुमार उस जादुई उल्लू से कहता है, उल्लू जी, मैं अंधेरे से भरा हुआ जंगल चुनूंगा। राजकुमार का जवाब सुनकर उल्लू चौंक जाता है। हाँ, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे सवाल का सही सही उत्तर दिया है, मगर शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें उस अंधेरे से भरे हुए जंगल में जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उस अंधेरे से भरे हुए जंगल में ऐसा क्या है। अचानक उस बड़े पेड़ पर एक रास्ता बन जाता है। राजकुमार ये जान जाते हैं कि अंधेरे से भरे हुए जंगल का रास्ता यही है। फिर वो दोनों उस रास्ते से अंदर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद राजकुमार करण और उसकी पत्नी ने अपने आप को एक अंधेरे से भरे हुए जंगल में पाया। उस जंगल के पेड़ बहुत विशाल और बड़े थे। पति जी, ये कैसा जंगल है? यहाँ तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर सूरज नहीं निकलता? फिर उन दोनों पति पत्नी के कानों में एक आवाज टकराई, जैसे कोई इंसान मदद के लिए पुकार रहा हो। नंदिनी, इस जंगल में हमारे अलावा कोई और भी मालूम पड़ता है। हमें तुरंत जाकर देखना होगा। लगता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। कुछ देर बाद वो एक गुफा के बाहर खड़े थे। गुफा के अंदर जाने वाले गेट पर मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थीं और उन सलाखों के पीछे ढेर सारे लोग कैद थे। जैसे ही अर्जुन की नजर राजकुमार पर पड़ती है तो वो चिल्लाने लगता है, राजकुमार करण, हमारी मदद कीजिए। मैं अर्जुन हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए। हाँ, तुम तो अर्जुन हो जिनका आज महाराज बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, मगर तुम यहाँ फंसे कैसे? राजकुमार, उस उल्लू ने मुझसे एक सवाल पूछा। जैसे ही मैंने उसका जवाब दिया तो खुद को अचानक से इस गुफा में पाया। राजकुमार जैसे ही उन सलाखों के पास जाने लगते हैं तो वो खुद को एक तालाब के पास पाते हैं, जहाँ एक बूढ़ी औरत चुपचाप खड़ी हुई थी। लगता है बेटे, तुमने उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की होगी। माँ जी, आपको कैसे पता? बेटा, जो भी उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश करता है वो यही पहुंच जाता है। दादी माँ, आखिर इन सब का रहस्य क्या है? बेटे, कहते हैं एक ज़माने में ये अंधेरे से भरा हुआ जंगल बहुत सुंदर हुआ करता था और इस जंगल में एक बहुत ही सुंदर रानी राज करती थी। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक बुरे इरादे से इस जंगल में आया और उसके इस जंगल में आते ही सब कुछ खत्म हो गया। अगर तुम्हें बाहर निकलना है और आजाद करवाना है सभी लोगों को तो तुम्हें उस तांत्रिक को खत्म करना होगा। वो बताइए मुझे माँ जी कि वो तांत्रिक कहाँ मिलेगा? बेटे, यहाँ से थोड़ी दूर एक खंडर है, वो उसी खंडर में रहता है। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं उसे खत्म कर दूंगा। बेटा, मेरी बात याद रखो, वो तुमसे एक सवाल करेगा मगर तुम उसका जवाब नहीं देना, लेकिन तुम उससे एक ऐसा सवाल करना जिसे वो हल करने में बहुत समय जाया कर दे और वो उसी सवाल में ही उलझ जाए। तो तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करना है। फिर राजकुमार अपनी पत्नी और सभी लोगों को बचाने के लिए खंडर की ओर जाता है।
लगता है तुम वही तांत्रिक हो। वो तांत्रिक हंसते हुए बोलता है। काफी समझदार हो राजकुमार। क्या तुम मुझे जानते हो? मेरे बेटे तांत्रिक सब जानता है। तांत्रिक, मैं तुम्हें इसी समय युद्ध के लिए ललकारता हूँ। ठीक है राजकुमार, ठीक है, मगर पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। अगर तुमने मेरे सवाल का सही उत्तर दे दिया तो मैं गुफा में बंद सभी लोगों को आजाद कर दूंगा, और तुम्हारी पत्नी को भी। और फिर इस अंधेरे जंगल में सूरज निकल आएगा। ठीक है तांत्रिक, पूछो अपना सवाल। तो फिर बताओ, इस आकाश में कितने तारे हैं? तांत्रिक का सवाल सुनकर राजकुमार पूरी तरह से चौंक जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तांत्रिक को हराना इतना आसान होगा? अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हें अभी का अभी मार दूंगा। फिर राजकुमार हंसने लगते हैं। तांत्रिक, तुम दूसरों से बहुत सवाल करते हो ना, तो क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? बोलो बोलो ना, चुप क्यों हो गए? राजकुमार की बात सुनकर तांत्रिक पूरी तरह से चौंक पड़ता है। बताओ तांत्रिक, तुम बहुत बड़े तांत्रिक बनते हो ना, अब मेरे एक सवाल से डर गए हो? और अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। अच्छा, तो ये बात है, तांत्रिक सब जानता है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम? अभी तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आसमान में कितने तारे हैं। अब मेरा सवाल सुनो, बताओ कि मेरे सर पर कितने बाल हैं? फिर तांत्रिक राजकुमार के बालों को गौर से देखने लगता है। उसके देखने से लग रहा था कि वो बालों की गिनती कर रहा है। राजकुमार मौके का फायदा उठाते हुए तांत्रिक पर हमला कर देता है। हमले में तांत्रिक मर जाता है। तांत्रिक के मरते ही जंगल में फिर से सूरज निकल आता है। वो अंधेरे से भरा हुआ जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। इसी तरह राजकुमार की पत्नी और सभी लोग आजाद हो जाते हैं। एक दिन राजा विक्रम आदित्य अपने बागीचे में ताज़ी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ पर उनका मंत्री करण आ जाता है। मंत्री, अगर हमारे बागीचे में ये फूल न होते तो इस बागीचे का कोई मतलब न होता। जी जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ महाराज की बड़ी पत्नी आ जाती है। क्या हुआ महारानी, आपका चांद जैसा मुखड़ा क्यों मुरझाया हुआ सा लग रहा है? महाराज, आप हमेशा अपनी प्रजा का ही ध्यान रखते हो। आपने ये कभी नहीं सोचा कि आपकी बड़ी महारानी भी महल में आपका इंतजार कर रही है। अरे नहीं महारानी साहिबा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। महाराज जी, आपको जब देखा तो आप अपने मंत्री के साथ ही गपशप करते रहते हो। आपको हमेशा अपने राज्य की चिंता लगी रहती है। मेरा तो कोई मोल नहीं है। नहीं नहीं पत्नी, मैं तो आपको चांद पर ले जाने का सोच रहा था, इसलिए मैं अपने मंत्री से इस बारे में बात कर रहा था। क्या सच महाराज? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ऐसा बोलकर बड़ी महारानी खुशी खुशी अपने महल के अंदर चली जाती है। राजा विक्रम आदित्य अपने मंत्री को समझा ही रहे होते हैं कि राजा की दूसरी पत्नी फूलवती वहाँ आ जाती है। महाराज जी, रूपमाया बहुत खुश लग रही है। लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। लगता है आप मुझसे बहुत नाराज हो। नहीं पत्नी, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। आप हमारी सबसे छोटी रानी साहिबा हो ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, रूपमाया को आप जन्नत में सैर करवाने लेकर जाने वाले हैं क्या, जो वो इतना खुशी खुशी यहाँ से गई है? नहीं महारानी, जन्नत तो हम आपको घुमाने लेकर जाएंगे। माया तो आपको दिखाने के लिए ऐसा खुश हो रही है। क्या सच महाराज? हम अभी तैयार होकर आते हैं। ये कहकर फूलवती भी खुश होकर महल के अंदर चली जाती है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना कि जन्नत के द्वार पर जाना असंभव है। मंत्री जी, अब हम क्या करें? ये तो हमारे मुंह से निकल गया। तभी वहाँ पर बड़ी महारानी रूपमाया का बेटा आ जाता है। पिताजी, आप इतने दुखी? अरे क्या बताऊं बेटा तुम्हें। ऐसा कहते हुए राजा अपने बेटे को सारी बात बताता है। पिताजी, इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हो? मेरे पास इसके लिए एक उपाय है, मगर हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं।
ठीक है बेटा, मंत्री जी हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। फिर मंत्री वहाँ से चला जाता है। पिताजी, मेरा मानना है कि इस मसले का हल मंत्री जी के पास जरूर होगा। माताश्री और छोटी माँ ने मिलकर योजना बनाई है। वो देखना चाहती हैं कि इस समस्या का हल मंत्री जी के पास है कि नहीं। अच्छा, तो ऐसी बात है, आप सब मिलकर मेरे मंत्री की परीक्षा लेना चाहते हो। मैं अपने मंत्री जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इस समाधान को जरूर ढूंढ लेंगे। फिर रूपमाया का बेटा वहाँ से चला जाता है और राजा मंत्री से कहते हैं, मंत्री, हमारे मुंह से जो भी निकला था अब उसे सत्य करना होगा। मैं तुम्हें सुबह तक का समय देता हूँ, तुम्हें इसका कोई ना कोई समाधान निकालना होगा। ऐसा बोलकर राजा विक्रमादित्य अपने महल की ओर चले जाते हैं। अब मंत्री बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? ना जाने राजा को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। ये तो रानियों को भी पता है कि जन्नत के द्वार पर जाना असंभव है, असंभव। ऐसा बोलकर मंत्री जी भी वहाँ से चले जाते हैं। वो लटका हुआ मुंह लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ जी, रोज तो आप खुशी होकर घर आते हैं, आज क्या हो गया ऐसा? अरे कमला पत्नी, ये राजा हर काम में मुझे आगे कर देता है। पता नहीं वो किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। मंत्री करण की पत्नी बहुत ही ज्यादा चतुर और सुंदर थी। अरे हुआ क्या है, आप मुझे खुलकर बताइए। हो सकता है जिस समस्या का हल आपके पास ना हो वो मेरे पास हो। फिर मंत्री महल की सारी बातें अपनी पत्नी कमला को बता देता है। पति जी, इतनी सी बात, मेरे पास एक योजना है। ऐसा बोलकर कमला पूरी योजना अपने पति को बता देती है। अरे वाह कमला, मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। मेरी सारी चिंताएं तुमने चुटकियों में दूर कर दी। अब मैं सुबह जाकर उन दोनों रानियों को जन्नत के द्वार दिखाता हूँ। अगले दिन मंत्री करण खुशी खुशी राजमहल जाता है। क्या हुआ मंत्री जी, उस समस्या का तोड़ मिला आपको? महाराज, मिला तो है, मगर मैं चाहता हूँ कि दोनों रानियों के सामने मैं बताऊं। फिर दोनों महारानियां भी वहाँ आ जाती हैं। महाराज, हमने जन्नत के द्वार और चंद्रमा पर जाने के लिए एक विशेष पक्षी का इंतजाम किया है, जिस पे बैठकर दोनों महारानियां और आप जन्नत के द्वार पर जा सकते हैं। ठीक है मंत्री, तुम उस पक्षी को यहाँ लेकर आओ। हम भी देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा चमत्कारी पक्षी है। माफ कीजिए महाराज, मगर उस पक्षी को यहाँ लेकर आना असंभव है, असंभव। क्या मंत्री, असंभव क्यों? महाराज, उस पक्षी को वही लेकर आ सकता है जो कभी पानी ना पीता हो। अगर ऐसे ही कोई उसको हाथ लगाएगा तो वो जलकर राख हो जाएगा। अरे ये तो असंभव है, भला पानी पिए बिना कौन जिंदा रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है महारानी जी, बिल्कुल रह सकता है। महाराज, मुझे लगता है कि आपका मंत्री पागल हो गया है। इसे कोई अच्छे वैद्य को दिखाएं आप। इसको ये तक नहीं पता कि बिना पानी के जीवन कैसे चल सकता है। महारानी, उसी प्रकार जिस प्रकार एक जीवित प्राणी का जन्नत के द्वार पर जाना संभव है। अब महारानी जी समझ जाती है कि उनकी परीक्षा में मंत्री पूरा उतर चुका है। मंत्री जी, हम तो ये जानना चाहते थे कि आप क्या हर मुश्किल की समस्या निकाल सकते हैं, मगर आज आपने ये साबित कर दिया कि आपके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। अरे वाह मंत्री वाह, अगर आप जैसा मंत्री मेरे साथ हो तो एक राजा को भला किस बात का डर। आज आपने हमारा दिल बहुत खुश कर दिया। एक गांव में कुंदन नाम का एक लड़का रहता था। कुंदन बहुत गरीब था। जब वो केवल 17 बरस का था तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। आज तक कुंदन ने केवल दुख ही झेले थे। उसकी जिंदगी में हर समय उल्टा ही होता रहता था। उसके पिता के मरने के बाद गांव के एक सेठ चंदन लाल ने उससे कहा, कुंदन के बच्चे, तेरे बाप ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था। वो तो मुझे कर्ज दिए बिना ही ऊपर चला गया। तू बता कि मुझे कर्ज कैसे वापस करेगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको कैसे कर्ज लौटा पाऊंगा? ले दे के मेरे पास एक झोपड़ी है,
जिसमें मैं रहता हूँ। उस झोपड़ी का मैं क्या करूँगा? अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो उम्र भर तुझे मेरे खेतों में काम करना होगा। तू सारी जिंदगी मेरे पास काम करेगा, इससे तेरा कर्जा उतर जाएगा और मैं तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। कुंदन नादान था, इसलिए वो चंदन लाल सेठ की बात आसानी से मान लेता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। तो फिर क्या था, कुंदन सेठ के खेतों में मजदूरी करने लगता है। दिन भर मजदूरी करने के बाद भी सेठ उसे रात का खाना देता था, और वो भी 2 सूखी रोटियां। ये ले 2 रोटियां खा ले और सुबह उठकर जल्दी से काम पर लग जाना। मुझे सुबह सोते हुए दिखाई ना देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। यही नहीं, सेठ कुंदन को बहुत मारता था, लेकिन बेचारा कुंदन करता भी तो क्या, वो बहुत मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और कुंदन 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन कुंदन को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वो जल्दी से सेठ के खेतों की ओर भागता है। अरे बाप रे, आज बहुत देर हो गई, जल्दी से खेतों में जाता हूँ, इससे पहले कि सेठ आ जाए। वो जैसे ही खेतों में पहुँचता है तो वो देखता है कि सेठ हाथ में लाठी लिए कुंदन का इंतजार कर रहा था। सेठ को ऐसा देखकर कुंदन बहुत घबरा जाता है। सेठ जी माफ कर दीजिए, उठने में जरा देरी हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अगर आज माफ कर दिया तो तू हमेशा ये गलती करता रहेगा। सजा तो तुझे मिलेगी। तू क्या चाहता है कि घर में तू आराम करे और खेतों में मैं काम करूं? रुक, अभी बताता हूँ मैं तुझे। ऐसा कहते हुए सेठ कुंदन को मारने लगता है। कुंदन हमेशा मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ के अलावा कोई भी उसका इस दुनिया में नहीं है। मगर आज कुंदन सेठ को जवाब देते हुए कहता है, बस कीजिए सेठ जी, और कितना पीटेंगे? रात को आपने ही खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए मुझे घर लौटने में देरी हो गई और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? कुंदन का ये जवाब सुनकर सेठ बौखला जाता है। अरे वाह कुंदन, तो तू क्या कहता है कि गलती किसकी है? क्या मेरी? अरे तू तो अपने माँ बाप को ही खा गया। मेरे टुकड़ों पर पलकर तू मुझसे ही जुबान लड़ाता है। जा निकल जा मेरे खेतों से, जब भूखा मरेगा तो लौट कर आएगा मेरे पास। सेठ की ऐसी बातें सुनकर कुंदन रोने लगता है। ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ। वो खेत छोड़कर सीधा गांव से बाहर जाने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, मगर वो उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा, चाहे मुझे भूखा प्यासा ही क्यों न रहना पड़े। तभी कुंदन को पेड़ के नीचे एक साधु बाबा मिलते हैं। साधु कुंदन की ओर खुश होकर देखते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान लग रहे हो? हाँ बाबा, परेशान तो हूँ, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, भूख प्यास से अब मेरा बहुत बुरा हाल है। फिर साधु कुंदन को कुछ खाने के लिए फल देता है। अच्छा बेटा, लाओ अपना हाथ दिखाओ। अरे वाह बेटे, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक राजा और महाराजाओं के हाथ में देखी हैं। बेटा तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। कुंदन को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु बाबा? लगता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। साधु कुंदन की बात पर मुस्कुरा देता है। बेटा क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बाबा मैंने अपना जीवन गरीबी में गुजारा है, मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा और पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की भी ना हो। बेटा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें बहुत जल्द मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। बेटा मेरे ख्याल से तुम्हें उत्तर की ओर जाना होगा। कुंदन आगे बढ़ जाता है। वो चलते चलते एक गांव के पास आता है कि तभी उसे हीरालाल नाम के आदमी की मिठाई की दुकान दिखाई देती है। हीरालाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बहुत प्यार से बात करता था। कुंदन को देखकर वो उससे कहता है, अरे बेटा क्या हुआ, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए? तुम यहाँ के तो नहीं लगते।
जी जी, मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कोई काम मिल सकता है? बदले में आप मुझे आज रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना। अच्छा ठीक है, तुम ये खाली मिठाई के डब्बे संभालने में मेरी मदद करो। मैंने अपने निकम्मे बेटे राजू को कितनी बार बुलाया मगर वो मेरी मदद करने आया ही नहीं। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम आ गए। आओ बेटा आओ। कुंदन बड़े मन से हीरालाल की मदद करने लगता है। हीरालाल को भी कुंदन से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। रात होते ही हीरालाल कुंदन को अपने घर ले जाता है, जहाँ सिर्फ हीरालाल और उसका बेटा राजू रहते थे। राजू की माँ का बहुत पहले देहांत हो चुका था। अरे पिताजी, ये किस बेकारी को उठा कर ले आए हो? तमीज से बात करो राजू। ये कुंदन है, ये आज रात यही रहेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। तुम बताओ, तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पर? पता है आज कितना काम था। अरे पिताजी, मैं जरा व्यस्त था। हाँ, मैं जानता हूँ कि तू कितना व्यस्त होगा। तू अपने दोस्तों के साथ ही फिर रहा होगा। अच्छा, अब मैं खाना बना लेता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया, मेरे लिए यही काफी है। आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। फिर कुंदन खाना बना लेता है। बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुम भी हमारे साथ खाओ खाना। क्या मैं आपके साथ? हाँ बेटा, तुम हमारे साथ खाओ। ये देखकर कुंदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, क्या हुआ? ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझसे ऐसे प्यार से बात की है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए हम मिलकर खाना खाते हैं। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है और राजू को भी उठा दीजिए। अरे वाह कुंदन, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। ऐसे तो बस मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी। तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ बेटा, तूने ये क्या सेठ लगा रखा है? मुझे चाचा कहकर बुलाया कर। हीरालाल की बात सुनकर कुंदन बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद राजा के सैनिक गांव में आते हैं। गांव के सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं। सुनो गाँव वालों, राजकुमारी मैना अपने विवाह के लिए उचित वर ढूंढ रही है। जो भी गाँव वाला उनकी एक खतरनाक शर्त पूरी करेगा, महाराज उसका विवाह राजकुमारी मैना से कर देगा और राज्य भी उसे सौंप दिया जाएगा। आप में से जो भी राजकुमारी मैना की शर्त को पूरा करना चाहते हैं, वो सुबह महल में पहुंच जाएं। सैनिक की ऐसे बातें सुनकर गांव में तो अफरा तफरी मच जाती है। कई नौजवान राजकुमार बनने के लिए राजकुमारी की शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि उन्हें ये तक नहीं पता था कि राजकुमारी की शर्त क्या है। बताओ, अब सभी राजकुमारी की शर्त को पूरा करने का सपना देख रहे हैं। न जाने अब वो कौन शख्स होगा जिसकी तकदीर बदल जाएगी। जब हीरालाल सुनता है तो वो भी अपने बेटे से कहता है, राजू, क्यों ना तो कल महल में जाकर एक बार अपनी किस्मत आजमा ले। है तो बहुत मुश्किल, मगर क्या पता कि राजकुमारी तुम्हें पसंद कर ले। ठीक है पिताजी, मैं कल चला जाऊंगा। क्या पता मैं राजकुमारी की शर्त पूरी कर दूं और राजकुमारी मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। उनका मुझ जैसी खूबसूरत नौजवान पर फिदा हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना पिताजी? बेटा, कोई ख्याली पुलाव पकाना तो तुमसे सीखे। कुंदन बेटा, तू भी कल राजू के साथ चला जाना। क्या पता तेरा भाग्य भी जाग उठे या फिर तुम्हें वहाँ कोई नौकरी ही मिल जाए। चाचा, मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है, मगर क्या पता मुझे वहाँ कोई नौकरी ही मिल जाए। अगली सुबह राजू कुंदन दोनों महल के लिए निकल जाते हैं। महल में महाराजा और राजकुमारी बैठे हुए थे। तभी राजकुमारी कहती है, आप सब मेरी बात गौर से सुनिए। जैसे कि मैंने कहा था, मेरी एक शर्त है और जो भी उसे पूरा करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो क्या आप सब मेरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं? हाँ राजकुमारी, हम सब तैयार हैं। आप सभी ने तो जंगल के खूंखार शेर के बारे में सुना ही होगा। जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे शेर से लड़ना होगा।
और उसे हराना होगा। मगर एक बात का ध्यान रहे, उसे एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। आपको उसे इस तरह से हराना है और अपने बस में करना है जिससे वो खुद ब खुद आपके सामने घुटनों पर बैठ जाए। राजकुमारी की बात सुनकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, जिसमें राजू भी वहाँ से चला जाता है। जब शेर को सामने लाया जाता है तो इतना बड़ा शेर देखकर जो कुछ लोग बच जाते हैं वो भी वहाँ से भाग जाते हैं, मगर कुंदन वही खड़ा था। मेरे पास अब खोने को है ही क्या? मेरी सारी जिंदगी बहुत खराब निकली। भला कौन है जो मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा? इसलिए मैं एक बार ये शर्त पूरी करने की कोशिश जरूर करूँगा। क्या पता मेरा भाग्य सच में चमक जाए। अब कुंदन ही अकेला बच गया था। कुंदन को देखकर राजकुमारी चौंक जाती है। अरे तुम गए नहीं? लगता है तुम्हें अपने जीवन से कोई खास लगाव नहीं है। नहीं राजकुमारी जी, मुझे शेर से एक बार लड़ना है और आपकी शर्त पूरी करनी है। और जहाँ तक रही बात जीवन की, मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसलिए मुझे जीने की इच्छा हो। क्या वाकई में ही? तो जाओ शेर के पिंजरे में जाओ और आजमा लो अपनी तकदीर को। फिर कुंदन पिंजरे के अंदर चला जाता है। अंदर शेर गुस्से में कुंदन को देखकर दहाड़ रहा था। कुंदन पहले तो देखकर उसे डर जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं खोता। राजकुमारी की शर्त पूरी करने के लिए मुझे इससे लड़ने की जरूरत तो नहीं है। मैं इसे शांत भी करवा सकता हूँ और इसे घुटनों के बल ला सकता हूँ। तभी कुंदन देखता है कि शेर की चोट लगी हुई है, इसलिए वो शेर बहुत गुस्से में था। ये देखकर कुंदन सब कुछ समझ जाता है। अभी तक तो किसी ने शेर से लड़ाई नहीं की। लगता है ये शेर पालतू नहीं है, बल्कि ये जंगली शेर है जिसे पकड़कर यहाँ लाया गया है। तभी शेर गुस्से में कुंदन की ओर बढ़ता है, मगर कुंदन वहाँ से हट जाता है। शांत हो जाओ मेरे दोस्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और तुम एक जैसे हैं, मुझे अपना समझकर शांत हो जाओ। मगर कुंदन पर शेर फिर से हमला करता है। शांत हो जाओ मेरे दोस्त। कुंदन के ऐसा कहते ही शेर शांत हो जाता है। फिर कुंदन शेर के जख्म पर मरहम लगा देता है। ये नज़ारा देखकर महाराजा और शहजादी बहुत हैरान थे। बेटी, इस लड़के ने तो तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। अब तुम क्या करना चाहोगे? हाँ पिताजी, वो हिम्मत वाला और बुद्धिमान ही नहीं है, बल्कि ये मेरी तरह जानवरों के दर्द को भी समझता है। सिपाहियों, इसे शेर के पिंजरे से बाहर निकालो और शेर की मरहम पट्टी कर दो और शेर को उसके जंगल में वापस छोड़ दो। फिर राजकुमारी कुंदन से विवाह कर लेती है। ऐसे कुंदन की तकदीर बदल जाती है।